गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अर्चना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन वर्णमाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्णमाला से आपके यूपी टेट सुपर टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को करने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन वर्णमाला से नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वर्णमाला से, उन सभी को इसमें हम डिस्कस करेंगे। चाहे आपसे पूछे कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अघोष अघोष, जहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, इन सभी को आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए वर्णमाला, सबसे पहले एग्जामिनर पूछता है कि वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 वर्ण वर्णमाला में होते हैं। वर्णमाला में इसमें वाक्य, मोहन घर जाता है, क्या है, वाक्य है। यहाँ से हमारा वाक्य स्पष्ट होता है। पद की बात की जाए कि मोहन घर क्या है, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता वो एक पद होता है, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा वो पद है। शब्द मोहन, मोहन क्या है, एक शब्द है। ऐसे पूछा जाए मोहन घर जाता है, आपसे दे दिया जाए, इसमें आपसे पूछा कि पद क्या है, तो इसमें पद होगा मोहन घर, जिसका पता नहीं चल रहा कि मोहन घर क्या है। मोहन का घर अच्छा है, सुंदर है, खराब है, क्या कर रहा है, मोहन घर में खेल रहा है, कुछ नहीं मालूम हो रहा है इस चीज से, तो ये आपका पद हो गया। जहां पर अर्थ स्पष्ट ना हो वहां पर आपका पद हो गया, शब्द मोहन हो गया। वर्ण या ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जहां से एग्जामिनर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां जहां मैं आपको इंपोर्टेंट बोलूं साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप साथ साथ नोट करते चलिए। वर्णमाला या ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। अक्षर की बात की जाए, मोहन में कितने अक्षर हैं, मोहन में 3 अक्षर हैं। वर्ण की बात की जाए, मोहन में कितने वर्ड हैं, अगर एग्जामिनर पूछे वो मोहन में कितने वर्ड हैं, तो मोहन में वर्ड होंगे 6। मैं धन ओ, है धन ए प्लस ने धन ए। व्यंजन में स्वर लगा करके आपका वर्ण बनता है। न किस तरीके से बनता है, न बनता है न धन ए को मिला करके आपका न वर्ण बनता है। या ये भी पूछ सकता है कि न किस तरीके से बनता है खाली, तो न में आपके इसमें व्यंजन में हलंत जरूर लगा होना चाहिए, ठीक है। चलिए वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वर्णमाला क्या है, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में 3 तरह के शब्द आते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अयोगवाह अंग आ स्वर, वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं, स्वतंत्र होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 11। एग्जामिनर आपको यहाँ पर 13 भी दे सकता है, लेकिन आप स्वर की संख्या लिखेंगे 13। अब कहेंगे कि मैम स्वर तो 13 होते हैं, इसमें से यहाँ पर आप देखिए 2 क्या होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, आहा अंग और आहा, ये होते हैं अयोगवाह। ऐसे लेकर के ओ तक, औ औरत, ऐसे अनार से औ औरत तक आपके स्वर होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजन की कितनी होती है, 33। और टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से बात की जाए तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, ए आ ई उ रे, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर आ ई उ, जिन्हें बोलने में थोड़ा समय लगता है, आप बोल के देखिए आ ई उ, ए ई, इस तरीके से आप इनमें बोलने में कम समय लगता है, उनमें हर्ष स्वर होता है। दीर्घ स्वर जब हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। प्लुप्त स्वर, इसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा हमको खींचना पड़ता है, ओ, इस तरीके से आपको ओम को खींचने में प्लुप्त स्वर मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, प्लुप्त स्वर क्या है, तो ओम प्लुप्त स्वर होगा। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अग्रभाग, मध्यभाग, पश्चभाग। यहाँ से वैसे मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ओष्ठ के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, व्रतमुखी और आवर्तमुखी। आपसे पूछ सकता है ऊ, ओ बड़ा ऊ, बड़ा छोटा ओ क्या होते हैं, ये होते हैं व्रतमुखी। आवर्तमुखी क्या है, ए आ ई उ री ए आई, ये होते हैं आवर्तमुखी। अब बात करती है संध्या स्वर। संध्या स्वर को होते हैं गुण संधि वाले, जिन शब्दों का निर्माण संधि से होता है उन्हें संध्या स्वर कहते हैं। ए और ई मिलकर क्या बनता है, आपका ए बनता है। आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। तो जिन शब्दों का निर्माण किससे होता है, संधि से शब्दों से होता है, उन्हें संध्या स्वर कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 7 होते हैं, जहाँ से हम शब्दों को बोलते हैं। कहाँ कहाँ से शब्द बोले जाते हैं,
कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, मूर्ध्या, दंतमूल, कंठ, तालु और ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठों से। है और आ कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। ई तालु से, ऊ आप होठ से इनको बोलते हैं। री शब्द मूर्ध्या है, दंतमूल भी है, और ए कंठ, तालु, ओष्ठ, इन सभी को अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये वर्णमाला में। घोषित पॉइंट कर लीजिएगा। घोषित कितने प्रकार के होते हैं? घोषित शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। अब आप पूछेंगे मैम वर्ग क्या है? ये मैं आपको आगे डिस्कस करने वाली हूँ, आप वीडियो को देखिए। तो इसमें मैं अभी आपको बताऊंगी वर्ग कौन से हैं जिसमें पहला और दूसरा अक्षर अघोष और सहघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। अघोष होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से किसी प्रकार की गूंज नहीं होती है। डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, अघोष जिसमें किसी प्रकार की गूंज नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? अघोष या सघोष? तो आंसर आपका होगा अघोष। ठीक है, इन्हें पहला और दूसरा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, और साथ ही साथ श और श इसी में आते हैं। स संलग्न, स छपेरा और स षटकोण वाले जो श शब्द आते हैं, ये 3 शब्द, ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से किसी प्रकार की गूंज या कंपन ना हो, जिसमें किसी कंपन या गूंज ना हो, वो होते हैं सघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और यह अलावा और है का प्रयोग इसी में होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यह रलय आपसे पूछा जाता है। यह रलय अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं? एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे, क, ग, य और म। इसमें आपसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा शब्द है जो सघोष भी है और अंतस्थ भी है। तो यह रलय जो है आपके और है, ये है नहीं आता अंतस्थ में, ये रलय आते हैं अंतस्थ और सघोष भी है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन भी है। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के नीचे शुद्ध रूप के लिए उसमें क्या लगा होता है? हलंत लगा होता है व्यंजन में। ठीक है, शुद्ध रूप के नीचे हलंत लगा होता है और इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, व्यंजन को बोलने में किसकी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और स्वर को बोलने में किसी की वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन के प्रकार होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ओष्ठ व्यंजन। मोस्ट इंपोर्टेंट व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाती है, कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाती है, कितने? 25 होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछे भी गए। अंतस्थ व्यंजन यहाँ से पूछा जाता है, यह रलय 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, यह रलय, ध्यान रखना। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, श और हा। श मैंने आपको बताया। है कौन सा था? अघोष, सघोष और घोष है में आता है, जबकि आपके ये 3 अक्षर किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। इंपोर्टेंट, इनकी संख्या पूछी जाती है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अथवा जिनके मुख से किसी भाग को स्पर्श नहीं करते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, म, ये आपके कैसे लेकर मैं तक उच्चारण करते समय वायु और जिनके मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श, ठीक है, 25 होते हैं। कैसे मैं तक, ये है वर्ग। जहाँ में मैं आपको बताया था सघोष और अघोष, ये होते हैं कै वर्ग, च, ट, त, प। इसको आप याद रख सकते हैं कचट तप, कचट तप, कचट तप। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग, ये हैं आपके वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या बताया था मैंने आपको? अघोष था। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर सघोष होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है, और पहला और दूसरा अक्षर होता है अघोष। और इसके अलावा एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कंठव्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्ध्या, दंतव्य, ओष्ठ, अनुनासिक वर्ग के कौन कौन से हैं, किस में आते हैं? सबसे पहले देखिए कै वर्ग की अगर हम बात करें, कै वर्ग में जब आप बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से आती है? तो सबसे पहले कंठ से आवाज़, मुख से आवाज़ निकलती है, गले से आवाज़ निकलती है। तो पहला वर्ग जो होगा वो कंठव्य वर्ग होगा। इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा ख, छ, जा, ये आपको दे दिया जाएगा, और इसमें से पूछ लेगा कि कंठव्य वर्ण का कौन सा शब्द है? तो ख यहाँ पर आपका आंसर होगा। या आपसे तालव्य पूछ सकता है, मूर्ध्या पूछ सकता है, आपको 3-4 वर्ड देके पूछेगा मूर्ध्या कौन सा है इसमें से।
तो ऑप्शन आपका, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। जो टे वर्ण में आएंगे वो आपके मूर्धा हो गए। तो चलिए शुरू से इसको जानते हैं, ट्रिक से थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिएगा। क वर्ग, सबसे पहले क वर्ग आता है, तो सबसे पहले आवाज कहां से निकलती है, हमारे गले से आवाज निकलती है। तो क वर्ग में क्या आएगा आपका, कंठव्य आएगा। इसके बाद गले से थोड़ा सा आगे आएंगे तो वो आता है आपका तालु। क के बाद क्या आता है, तालु। तालु ऊपर, जब आप बोलेंगे च छ ज झ, तो तालवे से, तालवे में आप देखेंगे कभी आपकी जीभ जो है वो ऊपर तालवे में सीधी लगती है, च छ ज झ। जीभ आपकी दांत के ऊपर, सॉरी दांत से थोड़ा पीछे तालू की तरफ आपकी जीभ लगती है। आप बोल के देखिए, बोलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपकी जीभ जो है वो कहाँ पर लग रही है। ट वर्ग है, ट वर्ग में आप बोल के देखिए, आपकी जीभ मुड़ जाती है जब आप बोलेंगे इन शब्दों को, ट वर्ग को, ट ठ डा, जीभ आपकी मुड़ के तब ऊपर लगती है तालू में। देखिए आपकी जीभ, ये आपका मुख है और ये आपकी जीभ है। जब आप इस ट वर्ग को बोलेंगे तो ये आपकी जीभ मुड़ के ऊपर तालू में, यहाँ पर तालू में, ये आपका तालू है, तो ये आपकी जीभ मुड़ के तालू में लग जाएगी। आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, ट ठ ड ढ बोल के देखिए, आपको लगेगा। इसके आगे आता है थ वर्ग। थ में आपकी जीभ जो है वो दांतों में, दांतों पे लगेगी, त थ, ऊपर वाले दांत में आपकी जीभ टच करेगी, त थ द ध न। प वर्ग आता है, प वर्ग इजी, त और प वर्ग इजी है। इसमें आपको देखिए प क्या है, प फ ब भ, होठों से ये बोला जाता है। इसके अलावा अनुनासिक वर्ग, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, ये जो आपके लास्ट की लाइन है, ड अणे अणे न न मैं, ये होते हैं अनुनासिक वर्ण, ठीक है। अनुनासिक वर्ण 5 होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, मोस्ट इंपोर्टेंट। पूरी वर्णमाला से कहीं से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं और अच्छे ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, साथ साथ आप इनको नोट करते चलते हैं, तो मैं दावा करती हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स गलत नहीं होगा। इसको देखिए, ठीक है। चलिए, अल्प प्राण वह वर्ण जिसके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। एग्जामिनर आपको डेफिनेशन देता है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि किसके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, अल्प प्राण या महाप्राण। तो आपको देना है कि कम प्राणवायु की आवश्यकता किसमें होती है, अल्प प्राण। अल्प कम होता है, इस चीज से आप याद कर लीजिएगा। अल्प है, छोटा है तो कम है, इसमें हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होगी। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है और अंतस्थ व्यंजन य लवय भी अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। पहले क्या था, य लवय किस में आते हैं, किस में आते हैं, ये सघोष और घोष में भी ये आते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना जरूर है, सघोष, घोष, अंतस्थ और अल्प प्राण, ये शब्द आपके य लवय, ठीक है। चलिए, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का कौन सा होगा, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये आपका होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण में कितने, तीन शब्द आते हैं। अल्प प्राण में कितने, देखिए वैसे भी आप देखेंगे तो अल्प में 3 शब्द आते हैं, तो इस तरीके से भी आप याद कर लीजिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आपका अल्प प्राण होगा। और दूसरा और चौथा अक्षर क्या होगा, ये आपका महाप्राण होगा। दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आपका महाप्राण होगा। जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं, महाप्राण। महाप्राण मतलब महा, ज्यादा, जिसमें ज्यादा चीज की जरूरत पड़ती है, ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है, वो क्या होगा, वो आपका महाप्राण होगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान रहेगा ना आपको, अल्प प्राण जिसमें कम वायु की जरूरत पड़ती है और महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अल्प प्राण इस तरीके से भी देखिए, 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये महाप्राण हो गया ज्यादा। पहला क्या था, 1, 3, 5, ये छोटे अक्षर है, तो ये आपको अल्प प्राण में, आप इसको थोड़ा सा अपना ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर महाप्राण होता है। श, श, श और है महाप्राण होते हैं। श, श वहां क्या था आपका, श, श, श क्या है, ये महाप्राण है। और क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। इसके अलावा क्या है, ये अघोष है, नहीं है क्या था, है सघोष। ये एग्जामिनर आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे है को पूछता है एग्जामिनर, है क्या है, क्योंकि कंफ्यूजिंग इस वजह से है क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन में साथ आ रहा है, आपके महाप्राण में साथ आ रहा है, लेकिन ये अघोष और सघोष में ये सघोष के साथ चला गया है
है थोड़ा सा यहाँ पर दगाबाज हो गया, यहाँ पर इसने इस लाइन का साथ छोड़ के सघोष और घोष के साथ चला गया है, अघोष और सघोष में। ठीक है, चलिए। कै और खे क्या है? जीवामूलक वर्ण है। ए केंद्रीय स्वर है। पूछा जाता है जीवामूलक वर्ण कौन से? कै और खे जीवामूलक वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, वे वर्ण जो स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के बीच स्थित होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य र ल व, यहाँ पर आपका इनसे पूछ लिया जाता है यह कैसे किससे बोला जाता है? तालु से। आर क्या है? मूर्ध्य है। ल दंत मूल है और व दंतोष्ठ है। रे का दूसरा नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, रे का दूसरा नाम आपसे पूछा जाता है लुंठित वर्ण। ले का दूसरा नाम पार्श्विक वर्ण। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। यह र ल व सभी अंतस्थ वर्ण हैं, सघोष हैं, व अल्प प्राण भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन ऊष्म संघर्षी। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्म व्यंजन ऊष्म संघर्षी वर्ण कहते हैं। श श श श, इनका आपसे वर्ण पूछा जाता है कि ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। श कौन आपका मूर्ध्य होता है, श दंत होता है और कै कंठ होता है, कंठ होता है। ये इनकी आपसे पूछा जाता है कि ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। गले से कंठव्य वर्ण है, दंतव्य है, मूर्ध्य है। ठीक है, ये इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें महाप्राण भी कहते हैं। श श श ह को क्या कहते हैं? महाप्राण भी कहते हैं। श और श शलजम श षटकोण और स शपेरा को अघोष वर्ण भी कहते हैं। देखिए यहाँ से है को सघोष कहते हैं, सघोष या घोष कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्णमाला का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ से इंपोर्टेंट नहीं है और जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। संयुक्त अक्षर और मिश्रित वर्ण, वे वर्ण जिनका निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है। ये क्या होते हैं? चार वर्ण होते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर या मिश्रित वर्ण कौन से होते हैं? जिनका निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है। संयुक्त होते हैं श, श्र, त्र, ज्ञ और श्र। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है आपसे कै और छ का कैसे बनता है? कै धन श मिलकर क्या बनता है? छ बनता है। तय धन रे मिलकर क्या बनता है? त्रय बनता है। ज्ञ और अणय मिलकर क्या बनता है? आपका ज्ञ बनता है। श और रे मिलकर बनता है श्र। नेक्स्ट है छ त्र ज्ञ, क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। श्र क्या है? ये मिश्रित व्यंजन है। ठीक है, श्र क्या है? मिश्रित व्यंजन है। ड और अणय द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़न जात, मार खाए हुए या झूठा, उत्क्षिप्त होता है झूठा। ये इंपॉर्टेंट आपके, एक भी क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या आपको बताऊं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। वर्णमाला पूरी ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, शब्द क्या है? देखिए शब्द क्या है? शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। इंपॉर्टेंट, वर्ण ध्वनि शब्द, आपसे इसका क्रम में पूछा जाता है। वर्ण सबसे पहले क्या है? सबसे छोटा क्या है? वर्ण ध्वनि, उसके बाद शब्द आता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य आता है, उसके बाद भाषा आती है। ये क्रम आपको याद रखना है यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ण संयोजन क्या है? बिखरे वर्णों को जोड़ना, जैसे कि का धन आ म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, कमला। ये बिखरे हुए वर्ण क्या है? इन वर्णों को जोड़ना, ये आपका कमला हो गया वर्ण संयोजन। ठीक है, वर्ण वियोजन, वर्ण वियोजन होता है मिले हुए वर्णों को अलग करना। मोहन शब्द है, अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये होगा हमारा वर्ण वियोजन। आगत वर्ण कौन से होते हैं? आगत वर्ण में अरबी फारसी के शब्द आए हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, क ख ग। यहाँ से केवल ज और फै शब्द को लिया गया है। यहाँ से किसको लिया गया है? ज और फै को लिया गया है। इन वर्णों के नीचे लगी बिंदी को क्या कहा जाता है? नुक्ता कहते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। स्वर 10 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। उच्चारण के स्थान आधार पर अगर बात करें तो वर्ण 45 होते हैं। लेखन के आधार पर अगर वर्णों की संख्या की बात करें तो लेखन के आधार पर होते हैं 52, स्वर 11, स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, द्विगुण 4 और अयोगवाह 2। ठीक है, सो फ्रेंड, ये था हमारा हिंदी का वर्णमाला का सेशन और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस सेशन के बाद में आपका वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
जितने भी क्वेश्चन वर्णमाला में पूछे जाते हैं एग्जामिनर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है वो मैंने सब करा दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी किताब की, किसी बुक्स की, किसी नोट्स की और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने आपको पढ़ाया उसको साथ साथ आप नोट करते चलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे मैं नई और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। नई वीडियो इसी तरीके से बना के हिंदी की मैं आपको चैप्टर वाइज संज्ञा, सर्वनाम, पूरी हिंदी जितनी भी आपके यूपी टेट सुपर टेट में आती है पूरा कोर्स मैं आपका इस पर कंप्लीट करा दूंगी। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ में। मिलती हुई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।